प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट आज हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 4 करनी है। एग्जांपल नंबर 4 में ये बता रहे हैं, वी मे हैव ए बी इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन नीदर ए इज इक्वल टू ज़ीरो नॉर बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले मैं आप लोगों को रियल नंबर्स में कुछ इस प्रॉपर्टी का कुछ जो है वो आइडिया बता दूं कि जब भी आप दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 2 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? -14 आएगा। इसी तरह अगर आप लोगों ने दो नॉन जीरो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जब भी दो नॉन जीरो रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मीन्स पहला नंबर भी जो है वो ज़ीरो ना हो और दूसरा नंबर भी जो है वो ज़ीरो ना हो, जब भी कोई दो नॉन जीरो नंबर को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रियल नंबर के केस में आपका आंसर जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, रियल नंबर के केस में आपका आंसर ज़ीरो के इक्वल कब आएगा? जब भी आप दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ज़ीरो को मल्टीप्लाई कर दिया है 5 के साथ, या फिर 7 को मल्टीप्लाई कर दिया है ज़ीरो के साथ, या फिर ज़ीरो को ही मल्टीप्लाई कर दिया है ज़ीरो के साथ। तो रियल नंबर के केस में आपका आंसर जो है वो ज़ीरो तभी आता है जब आप जिन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दो नंबर में कम से कम एक नंबर जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो। ठीक है, कम से कम एक ज़ीरो हो या दोनों ही नंबर ज़ीरो हों, तो इस केस में आपकी दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो ज़ीरो आता है हमेशा। और नॉन ज़ीरो कब आता है? जब दोनों ही नंबर जो है वो ज़ीरो ना हो रियल नंबर के केस में, उस केस में आपका आंसर जो है वो हमेशा नॉन ज़ीरो आता है। ठीक है, ये तो होगी रियल नंबर की बात। लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। रियल नंबर में तो ऐसा है कि अगर आपके जो दो नंबर्स हैं, जिन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, वो दो नंबर अगर नॉन ज़ीरो हैं, तो आपका आंसर हमेशा जो है वो नॉन ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, लेकिन मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। अगर आपके दो दो मैट्रिसेस हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया, अगर वो दोनों ही नॉन ज़ीरो मैट्रिसेस हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो ज़ीरो आ सकता है। मैट्रिसेस में ऐसा जो है पॉसिबल है। ठीक है, रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी से रिलेटेड जो है एग्जांपल यहाँ पे जो है एग्जांपल नंबर 4 में बताई गई है कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो ज़ीरो आ सकता है, चाहे नीदर मीन्स ना ही ए ज़ीरो हो ना ही बी ज़ीरो हो। ठीक है, चाहे दोनों ही मैट्रिसेस ज़ीरो ना हो, तब भी दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो ज़ीरो आ सकता है, लेकिन नंबर के केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, नीदर ए इज इक्वल टू जीरो मीन्स ना ही ए जीरो की इक्वल हो, नॉर बी इज इक्वल टू जीरो, ना ही बी जीरो की इक्वल हो। ठीक है, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं जो कि जीरो मैट्रिसेस के इक्वल नहीं है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ ए मैट्रिक्स कौन सा है। ए मैट्रिक्स आपके पास जो है ये वाला मैट्रिक्स है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जीरो मैट्रिक्स जो है वो नहीं है। इसी तरह अगर आप बी मैट्रिक्स की बात करें, तो बी मैट्रिक्स भी जो है वो जीरो मैट्रिक्स जो है वो नहीं है। दोनों ही के हैं नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। लेकिन जब आप इन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास जो है वो ये आएगा, जो कि एक्चुअली क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स है। तो दो मैट्रिसेस ए और बी के हैं। ए बी आपके पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मीन जीरो की इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। और दूसरा भी आपके पास बी मैट्रिक्स है, वो भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, या ऐसा मैट्रिक्स है जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो आपके पास क्या आ रहा है? वो जीरो आ रहा है। ऐसा मैट्रिसेस में पॉसिबल है कि दो एलिमेंट्स या दो मैट्रिसेस वो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं। ठीक है, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या आ रहा है? जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। लेकिन रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर में जब भी आप कोई दो नॉन जीरो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपके पास जो है कभी भी जो है वो जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो नंबर ही आएगा आपके पास। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि मैट्रिसेस और रियल नंबर के दरमियान के जो सेट्स हैं उनके दरमियान में जो है थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आपको शो करवा रही है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो रियल नंबर में तो नहीं पाई जाती, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में पाई जाती है कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लें मैट्रिसेस में से, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो जीरो आ सकता है। लेकिन नंबर में से अगर आप दो नॉन जीरो नंबर लेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका आंसर आपके पास जो है जीरो नहीं बल्कि नॉन जीरो ही आएगा। और मल्टीप्लिकेशन किस तरह करते हैं दो मैट्रिसेस की, ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। इस लेक्चर में थोड़ा सा फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। दो मैट्रिसेस को आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। आपने क्या करना है, जो पहला मैट्रिक्स है जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक मैट्रिक्स लिखा होता है, उसको हम पहला मैट्रिक्स कहेंगे। आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की एक रो फिक्स कर लेनी है सबसे पहले। फिर उस रो को आप लोगों ने दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ जो है वो बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई किसे कैसे करेंगे? पहली रो को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन का वे ये है कि पहली रो के पहले एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे।
ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है। उसके बाद फिर एडिशन का सिंबल खुद से लगाएंगे, फिर पहली रो के दूसरे एलिमेंट को, दूसरे मैट्रिक्स का जो पहला कॉलम है उसके दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। उसके बाद अगेन प्लस का सिंबल लगाएंगे। इसी तरह इस तीसरे एलिमेंट को 0 को इस तीसरे एलिमेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये ओवरऑल बन रहा है 1 इंटू 0, 2 इंटू 0, 0 इंटू 1, ये बन रहा है आपके पास 0 प्लस 0 प्लस 0, जिसका आंसर जो है डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो 0 लिखा हुआ है। तो ये क्या कर दिया है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ जो है वो डील कर दिया है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, इसी पहली रो को जो है वो दूसरे कॉलम के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सेम वैसे ही करनी है, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस तीसरे एलिमेंट 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर इसी पहली रो को जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर जो है यहाँ पे तीसरे नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब जब कॉलम्स खत्म हो जाएंगे तो पहली रो का काम जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका काम जो है वो दूसरी रो का काम जो स्टार्ट शुरू हो जाएगा कि हमने क्या करना है, दूसरी रो को ही को अब क्या करना है, दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ जो है वो बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और उस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ डील कर दिया है, अब इसी दूसरी रो को जो है दूसरे कॉलम के साथ भी डील करेंगे, वहाँ पे भी आंसर आपका 0 आएगा। और इसी तरह तीसरे कॉलम के साथ भी दूसरी रो को डील करेंगे तो यहाँ पे भी आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। कॉलम्स खत्म हो गए हैं, दूसरी रो का काम खत्म हो जाएगा। अब फिर आप लोगों ने क्या करना है, तीसरी रो पे चले जाना है। तीसरी रो के भी इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, बारी बारी दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ जो है मल्टीप्लाई करके उनका आंसर जो है यहाँ पे लिख देना है। तो मल्टीप्लाई करके जब लिखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 0 मैट्रिक्स। तो ए और बी दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं, लेकिन उनकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो 0 आ गया है। रियल नंबर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर में अगर आप जब भी दो नॉन जीरो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर हमेशा जो है वो नॉन जीरो नंबर ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बता रहे हैं वो यहाँ पे बताया। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या चीज़ डिस्कस की हुई है, एग्जाम्पल नंबर 5 में ये कह रहे हैं, फॉर 3 मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी मे हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी ए इज इक्वल टू सी ए with B not equal to C. Thus, cancellation law does not hold for multiplication of matrices. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये जो बता रहे हैं मैं आपको समझाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को रियल नंबर के में जो है इस केस का को थोड़ा सा डिस्कस करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो ये लिखा हुआ है, इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह की, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेट्स से x और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय y। तो आप क्या करते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर दें, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड पे जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये इससे 2 इससे कैंसिल होगा, साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू वाई। तो रियल नंबर के केस में ये है कि जब भी आपके पास किस तरह की इक्वेशन लिखी हुई हो, ठीक है, जिनमें ओवरऑल जो है वो 3 एलिमेंट्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक एलिमेंट 2 है, 2 यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी इन्वॉल्व हो रहा है, और 2 एलिमेंट एक्स और वाई हैं, ठीक है। 2 एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 वाई के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जो 2 है ये खत्म हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई। ऐसा होता है रियल नंबर के केस में। क्या मैट्रिसेस में भी ऐसा हो सकता है कि 3 मैट्रिसेस आपके पास हों, जैसे यहाँ पे 3 नंबर थे 2 एक्स और इस तरह 3 मैट्रिसेस हों आपके पास, ए बी और सी, और ये लिखा हुआ आपके पास इस तरह लिखा हुआ हो ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो क्या हम मैट्रिसेस को इस तरह आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, या क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं बी यहाँ पे ही रहे और ये जो ए है ये दूसरी साइड पे जाके जो है वो इस ए से जो है वो डिवाइड हो जाए, और साथ में क्या आ रहा सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये ए जो है एक साथ कैंसिल आउट हो जाए और आंसर आपके पास जो है वो बी इज इक्वल टू सी आ जाए। क्या मैट्रिसेस में ऐसा हो सकता है? तो इसका आंसर ये है कि मैट्रिसेस में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस में जो है वो
डिवीजन जो है मैट्रिसेस की वो डिफाइंड नहीं है। जब डिवीजन डिफाइंड नहीं है, इसलिए आप इस तरह जो है वो मैट्रिक्स को डिवाइड करके जो है वो दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड करके आप मैट्रिसेस को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही आप जो है इस तरह यहाँ पे लाइन लगा के मैट्रिसेस को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन तभी पॉसिबल होती है जब एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करे। और मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ये मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी हुई है 2x इज इक्वल टू है, इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो 2 था x के साथ उसको हम दूसरे पे जाके लिख देंगे 2 का इनवर्स, और दूसरा पे क्या है 2 इंटू वाई है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू वाई। तो ये 2 इंटू 2 इनवर्स, ये एक 2 है उसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है 1 आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा वाई, और 1 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास वाई आ जाएगा। ओवरऑल आपके पास एक्स इक्वल टू वाई आंसर आ जाएगा। तो मैट्रिसेस में भी ऐसा हो सकता है अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो किसी मैट्रिक्स का। इन जनरल ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके पास जो है वो इस तरह लिखा हुआ हो ए बी इज इक्वल टू ए सी, आप ये नहीं कर सकते कि इस ए को इस ए से कैंसिल आउट कर दें, आप ये नहीं कर सकते। उसके अलावा आप ये भी नहीं कर सकते कि इस ए को जो है दूसरे पे जाके डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद जो है वो ए को ए से कैंसिल आउट कर दें, आप ये भी नहीं कर सकते क्योंकि मैट्रिसेस में डिवीजन जो है वो डिफाइंड नहीं है। और उसके अलावा आप ये भी नहीं कर सकते कि ए बी इज इक्वल ए सी लिखा हुआ है, आपको नहीं पता ए कौन सा मैट्रिक्स है, आप इसको लिख दें बी इज इक्वल टू, और ये वाला जो ए है इसको जो है दूसरे पे ले जाके आप यहाँ पे लिख देंगे, दूसरे पे जाके ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा, साथ में ये ए लिखा हुआ है और साथ में सी आ जाएगा। आप इस तरह भी नहीं लिख सकते। इस तरह क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका आपको पता नहीं है। जब आपको ए का पता नहीं है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो आप जो है ए का दूसरे पे ले जाके उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी जो है वो यहाँ पे नहीं लिख सकते मैट्रिसेस के केस में। ये सिर्फ तब भी लिख सकते हैं जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता हो, अदरवाइज आप नहीं लिख सकते, ठीक है। और जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ना कर सकता हो, फिर जब हम ये वाली इक्वेशन नहीं लिख सकते, जब ये वाली इक्वेशन नहीं लिखेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ए इंटू ए इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास, ए को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में पास जब हमें जो मिलेगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी मैट्रिसेस की, साथ में आएगा मैट्रिक्स सी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को या डंटी मैट्रिक्स को जब हम जो है मैट्रिक्स सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर सी आएगा, बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ये भी आपको आंसर जो है वो नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, या आपको ये ना पता हो कि मैट्रिक्स ए जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं करता। इसलिए इन जनरल हम मैट्रिसेस के केस में ये नहीं लिख सकते कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम ये नहीं लिख सकते कि ए जो है ए के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, या ए जो है ए इधर जाके उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाएगा ए का, ए इंटू ए इनवर्स जो है आइडेंटिटी बनने के बाद आंसर आपका सी आ जाएगा। इन दी एंड आपका इस इक्वेशन से आंसर जो है वो बी इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ये हम जो है इन जनरल जो है वो ये रिजल्ट वाला रिजल्ट जो है वो यहाँ से नहीं लिख सकते मैट्रिसेस के केस में। ये वाला रिजल्ट जो है हम नंबर के केस में से लिख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एग्जांपल भी यहाँ पे सॉल्व की हुई है कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी हो तो जरूरी नहीं है कि आपका आंसर जो है हमेशा बी इज इक्वल टू सी आए। आपका आंसर जो है बी इज नॉट इक्वल टू सी भी आपको जो है वो हो सकता है आपका आंसर। जैसे यहाँ पे देखें दो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, ठीक है। और तीसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या है सी। तीन मैट्रिक्स हैं। पहले क्या किया है, मैट्रिक्स ए को जो है वो मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा ए बी। मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आती है वो आपने खुद कर लेनी है, ए बी का आंसर आपको ये मिलेगा। फिर क्या किया है, इसी मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई किया है, आंसर आपको मिला है ए सी। ये भी आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करके खुद इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर लेना है। अब ए बी और ए सी के आंसर को देखो, ए बी का आंसर जो आ रहा है ए सी का आंसर भी वही आ रहा है, मीन्स मैट्रिक्स ए बी और मैट्रिक्स जो ए सी है इन दोनों के आंसर क्या है आपस में इक्वल है, ठीक है। ए बी और सी क्या है ये आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, ए बी और सी कौन से मैट्रिसेस हैं। और इन मैट्रिसेस के केस में ए बी और ए सी का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। आप लोगों ने देख लिया आंसर, आप लोग खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाला आंसर। लेकिन अगर ए बी और ए सी का आंसर ये आपस में इक्वल है तो आप यहाँ से ये नहीं कह सकते, दिस डजंट इम्प्लाई दैट कि ए से कैंसिल हो सकता है और बी इज इक्वल टू सी, ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा इस इक्वेशन से। ये इम्प्लाई नहीं करती ये वाली इक्वेशन मैट्रिक्स के केस में, ठीक है। क्यों इम्प्लाई नहीं कर सकती, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए आपके पास जो है ये वाला मैट्रिक्स है, और सॉरी बी जो है आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है,
और सी जो है वो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स है। और इन दोनों मैट्रिक्स को देखें, बी और सी मैट्रिक्स को देखें, तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, आपस में इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है। डिफरेंस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखें, इसकी बी की तीसरी रो में क्या आ रहा है, 2 2 और 2 आ रहा है, और सी की तीसरी रो में जो है 1 1 1 आ रहा है। तो एक एलिमेंट का भी फर्क आ जाता है अगर एलिमेंट दो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स में, तो वो मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं होते। और उसके अलावा मैट्रिसेस का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए अगर दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो। तो इनका ऑर्डर तो इक्वल है, लेकिन मैट्रिसेस के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए जब बी और सी मैट्रिसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको मिल रहा है इन तीन मैट्रिसेस के केस में। तो यहाँ पे जस्ट यही बताने की एग्जाम्पल के थ्रू कोशिश की जा रही है कि अगर मैट्रिसेस के केस में ऐसा लिखा हुआ हो कि ए बी इज इक्वल टू एसी है, तो जिस तरह आप नंबर्स में करते हैं उस तरह का कैंसिलेशन वाला केस आप मैट्रिक्स के केस में यहाँ पे नहीं कर सकते कि आप अपने ज़हन में सोचें कि ए से कट जाएगा और आपको आंसर इस इक्वेशन से मिल जाएगा कि बी इज इक्वल टू सी है। ऐसा मैट्रिक्स के केस में ज़रूरी नहीं है। या कह लें कि ये वाली जो कैंसिलेशन वाली प्रॉपर्टी है, ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो है या कैंसिलेशन लॉ जो है, ये मैट्रिसेस के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में ये कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता कि इक्वेशन की दोनों साइड पे दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में एक मैट्रिक्स ए जो है वो सेम है, एक ही साइड पे लिखा हुआ तो आप उसको कैंसिल कर दें। इस तरह आप जो है मैट्रिक्स के केस में नहीं लिख सकते। या कह लें कि कैंसिलेशन लॉ जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करता, लेकिन यही कैंसिलेशन लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर के केस में होल्ड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, और एक जगह लिखा हुआ यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो अब यहाँ पे दो नंबर सेम नहीं है, लेकिन हम सेम कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 6, और इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दें, और ये 6 जो है इसको एक ब्रैकेट में लिख दें। तो एक और दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक और दो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों साइड का आंसर क्या आ रहा है, 12 ही आया, इसलिए दोनों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। जब दो साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम रियल नंबर के केस में कैंसिलेशन लॉ यूज़ कर सकते हैं कि इस 2 से कैंसिल कर दें, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आ रहा है, और दोनों ही क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ये देखें, क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या होता है, वो भी 6 ही होता है। तो आपकी इक्वलिटी जो है मेंटेन ही रहती है नंबर्स के केस में। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ऐसा नहीं होता कि अगर दो साइड में एक मैट्रिक्स आ रहा है, एक ही साइड पे आ रहा है, तो आप जो है उसको कैंसिल करके अपने जेब में कैंसिल आउट करके कह दें कि यहाँ से आपको बी इज इक्वल टू सी मिल जाएगा। मैट्रिसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर जो बी इज इक्वल सी, यहाँ आप लिख सकते हैं दिस डजंट इम्प्लाई दैट कि बी इज इक्वल सी आपको आंसर मिल जाए, ठीक है। उस मैट्रिक्स के केस में आपको ये वाला केस भी मिल सकता है कि बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन फिर भी ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको आंसर जो है मिल रहा है। तो ये कैंसिलेशन लॉ जो है मैट्रिसेस में जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड नहीं करता, ये रियल नंबर्स में ये लॉ होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक थ्योरम है। थ्योरम में अगेन जो कुछ मैट्रिक्स रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की हुई हैं। अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, और तीनों मैट्रिसेस में ये खास बात है कि उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है, उनका सम भी जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। उनके ऑर्डर, क्योंकि आपको पता है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिसेस के ऑर्डर के ऊपर जो है खास कंडीशन होती हैं। एडिशन के लिए दो मैट्रिसेस के ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए पहला मैट्रिक्स जो कि लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स, और दूसरा मैट्रिक्स जो है जो कि राइट हैंड साइड पे लिखा होता है उसकी नंबर ऑफ रोज जो है आपस में इक्वल होने चाहिए, तब भी जो है वो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में ये कहा हुआ है कि ए बी और सी तीनों ही ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनमें ये खास बात है कि उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो सकती है। इस तरह के दो तीन मैट्रिसेस अगर आपके पास मौजूद हैं ए बी और सी, फिर अगर आप लोगों ने इन तीनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तीनों मैट्रिसेस को, आप चाहे बाद वाले दो मैट्रिक्स बाद वाले दो मैट्रिक्स बी और सी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो पहला मैट्रिक्स ए है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख के उसको बी और सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो कि मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। या फिर आप क्या करें, पहले पहले दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें ए और बी को, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको तीसरे मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर आप इन दोनों तरीकों से तीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपको दोनों तरीकों से आंसर हमेशा जो है वो
सेम ही मिलेगा। तीन एलिमेंट्स या तीन मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो तरीकों से जो है तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो करके उनका आंसर जो है फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर इन दोनों तरीकों से मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है आपस में इक्वल आए, या किसी सेट के तीन एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर आपस में इक्वल आए, तो हम कहते हैं कि उस सेट में जो है वो एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करता है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स हमने लिए हैं वो मैट्रिसेस हैं। इसका मतलब ये है कि इन जनरल मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है, कि अगर आपने तीन मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप जो है उनकी पोजीशन को जो है उनके क्या लें कि अरेंजमेंट को जो है चेंज करके मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकती हैं। लेकिन याद रखना, अरेंजमेंट चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि जो लेफ्ट में लिखा है उसको राइट में कर दें। आप लोगों ने उनकी साइड चेंज नहीं करनी। अरेंजमेंट में सेंस में कह रहा हूँ कि आप अगर तीन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं, आपने मैट्रिक्स ए बी और सी इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या तो आप क्या करें, पहले पहले दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दें, उसका जो आंसर आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आप क्या करें, पहले जो बाद वाले दो मैट्रिसेस हैं बी और सी, पहले इनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर इनका जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा, पहला जो मैट्रिक्स ए है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख के उसको इस आंसर के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको अगेन जो आंसर मिलेगा वो भी दोनों आंसर जो है वो दोनों तरीकों से आपको जो आंसर मिलेंगे दोनों आंसर क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। जनरली जो है वो आपस में इक्वल होंगे। आंसर मीन्स कि हमेशा आंसर आपस में जो है वो इक्वल होगा जब भी तीन मैट्रिसेस ऐसी हों जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हों। ठीक है, उनके ऑर्डर्स में ये खास बात हो कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हों। फिर आपका तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन केस में एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, और हमेशा होल्ड करेगा अगर मैट्रिसेस जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में। ठीक है, कन्फर्मेबल फॉर द इंडिकेटेड सम एंड प्रोडक्ट्स का मतलब यही है कि उनके ऑर्डर्स में ये खास बात है कि उनको ऐड भी कर सकते हैं और उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह के ऑर्डर के मैट्रिसेस में ये पहली प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव लॉ जो हम लोगों ने मैट्रिसेस के केस में अंडर एडिशन भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप लोगों को जो है वो याद हो, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो ये पढ़ा था कि अगर तीन मैट्रिसेस को हम लोग जो है वो दो डिफरेंट वे से आपस में जो है वो ऐड करें, तो अगर दोनों वे से ऐड करने से हमारा आंसर जो आपस में इक्वल आता है तो हम कहते हैं कि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ जो है अंडर एडिशन होल्ड करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करता है। और यही एसोसिएटिव लॉ जो है वो रियल नंबर में भी जो है वो होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आप लोगों ने के पास तीन नंबर हैं, एक नंबर दो है, एक नंबर आपके पास जो है लेट्स से 5 है, दूसरा नंबर आपके पास जो है वो 3 है, तो आप क्या कर सकती हैं 2, 5 और 3 को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकती हैं, पहले आप क्या करें, ये जो बाद वाले दो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसका जो आंसर आएगा 2 को जो है वो उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर जो है देखते हैं क्या आता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 15, और 2 क्या है लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये क्या बन जाएगा आपके पास 30 बन जाएगा। इसी तरह अगर आप जो है दूसरे तरीके से फाइंड आउट करें कि 2, 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें तीनों नंबरों को, लेकिन आप क्या करें पहले पहले दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसका जो आंसर आएगा उस आंसर को तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 10, और 10 को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपका आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो रियल नंबर के केस में भी एसोसिएटिव लॉ जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है कि आप तीन नंबर को दो डिफरेंट वे से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। लेकिन ये बात याद रखना, क्योंकि मैट्रिसेस में अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्युटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, मींस अपनी मर्जी से जो है मैट्रिसेस को जो है उनकी साइड को जो है चेंज नहीं कर सकते। मींस अगर कहीं कहीं ए भी लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम बी ए जो है वो नहीं लिख सकते। इसलिए आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करते हुए आप लोगों ने साइड्स को जो ध्यान में रखना है मैट्रिसेस में, कि जिस साइड पे जो मैट्रिक्स आ रहा है, मींस लेफ्ट साइड पे अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो आपने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और अगर राइट हैंड साइड में जो कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ तो आपने उसको राइट हैंड साइड में लिखा है। उनकी साइड को जो है वो चेंज नहीं करना मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के केस में। रियल नंबर में हम जो है वो चेंज कर सकते हैं साइड को। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, या अगर हम जो है वो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमारे पास क्या आता है वो सेम ही आता है। साइड चेंज करने से कम्युटेटिव लॉ जो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो रियल नंबर्स में होल्ड करता है, लेकिन मैट्रिसेस में होल्ड नहीं करता इन जनरल। इसलिए हम लोगों ने मैट्रिसेस में जो है वो साइड को जो है लाजमी ध्यान में रखना है कि जो मैट्रिक्स जिस साइड पे लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने कैलकुलेशन करते हुए उसी साइड पे ही रखना है इन जनरल अगर बात हो रही हो। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर बात हो रही हो तो पर्टिकुलरली हम जब फिर मैट्रिसेस को देख के भी जज कर सकते हैं कि दोनों साइड का आंसर आपस में इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अदरवाइज जो है वो इन जनरल जो है वो दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का आंसर अगर आप साइड चेंज करके वैल्यू करते हैं तो ए बी जो है वो
बी ए के इक्वल नहीं होता, इसलिए हम जो है वो ए बी की जगह बी ए नहीं लिख सकते। हाँ, कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिनके केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, तो फिर वो आपके पास कुछ स्पेशल केसेस बन जाते हैं। ज़्यादातर या जनरल केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता है, इसलिए हम जो है जनरल जब भी कोई कहीं जो कोई रिजल्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हम यही यूज़ करेंगे कि ए बी जो है बी ए के इक्वल नहीं है। जनरली दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करते हुए उनकी साइड को चेंज करने से उनका आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, अगर आप क्या करते हैं पहले दो मैट जो दूसरा तीसरा मैट्रिक्स है बी और सी उनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके आप जो है वो कोई नया मैट्रिक्स जो है आंसर में ले आते हैं। वो जो नया मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा आंसर में, ए को जो है लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो क्या करें उस आंसर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको कोई ना कोई आंसर जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे लेट से उस आंसर को मैं जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, जो भी आंसर आएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, मैट्रिक्स ए को आप अलग से ए बी मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, और मैट्रिक्स ए को ही आप क्या करते हैं सी मैट्रिक्स के साथ भी अलग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे दो मैट्रिक्स मिल जाएंगे, एक मैट्रिक्स आपको यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। फिर क्या करते हैं इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से जो आपको आंसर मिलेगा उसको इक्वेशन नंबर मैं 2 का नाम दे देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड से मुझे आंसर मिलेगा और इक्वेशन नंबर 2 जो कि मुझे राइट हैंड साइड से आंसर मिलेगा, ये दोनों आंसर आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। मीन्स आप कहीं अगर ये लिखा हुआ है ए इंटू बी प्लस सी तो आप उसकी जगह लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, आप उसकी जगह ये लिख सकते हैं दोनों साइड का आंसर जो है वो हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। या अगर कहीं ये लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी तो इसकी जगह आप जो है ये भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या होते हैं आपस में हमेशा इक्वल ही होते हैं। इसके अलावा आप जो है पर्टिकुलरली भी चेक कर सकते हैं कि ए बी और सी तीन इस तरह के मैट्रिसेस ले लें कि ए बी और सी मैट्रिसेस जो है वो आपस में ऐड हो सकते हैं, उनका ऑर्डर जो है वो सेम ही हो, और ए जो है उसके ऑर्डर में ये खास बात हो कि उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो ये जो बी प्लस सी आंसर आएगा उसकी नंबर ऑफ रोज के इक्वल हों। फिर जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर आप जो है इसका आंसर निकालेंगे ए बी इंटू ए सी, तो इसका जो आंसर आपके पास यहाँ पे आएगा दोनों साइड का आंसर जो आपके पास जो है वो इक्वल ही आएगा हमेशा। यहाँ याद रखें यहाँ पे जनरल बात हो रही है, पर्टिकुलर बात नहीं हो रही। जनरल जब कह दिया कि इन दोनों साइड का आंसर आपस में इक्वल है उन मैट्रिसेस के केस में जो आपस में ऐड या मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो फिर आप पर्टिकुलरली भी अगर कोई ऐसे मैट्रिसेस लेते हैं, कोई भी ऐसे मैट्रिसेस लेते हैं जिनको आपस में ऐड भी कर सकते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल हो सकती है, तो उन पर्टिकुलर मैट्रिसेस के केस में भी ये वाला रिजल्ट जो है हमेशा होल्ड करेगा। मीन्स आप लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे और राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे तो दोनों साइड का आंसर जो है वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल ही आएगा। इस तरह ये जो है इक्वालिटी, इसको भी आप जो है चेक कर सकते हैं कि पहले ए और बी दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करें, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको राइट हैंड साइड में लिखें और उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, और सी को जो है वो राइट हैंड साइड में लिख के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो ये ओवरऑल ये जो एक्सप्रेशन में बना हुआ है इसका आंसर मिल जाएगा। या फिर आप क्या करें, ए जो है वो उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए सी का आंसर फाइंड आउट करें, बी को जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई करें, बी सी का आंसर फाइंड आउट करें, और इन दोनों को आपस में ऐड कर दें तो इस पूरी की पूरी राइट हैंड साइड का आंसर जो है वर्ड करें तो दोनों साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है आपस में इक्वल ही आएगा। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है कि मैट्रिक्स ए जो है वो बी और सी के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगर आप देखें तो मैट्रिक्स ए जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और मैट्रिक्स ए जो है वो सी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, दोनों मल्टीप्लिकेशन आपस में ऐड हो रही है और हमारा आंसर क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। अगर इस तरह की जो है वो इक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही हो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, ए जो है लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ए लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, दो एलिमेंट्स की एडिशन के साथ अगर कोई एलिमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है और वो एडिशन का आंसर अलग अलग करने के बाद जो है सेम ही आ रहा है, सेम मीन्स कि इक्वल ही आ रहा है, फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। इस तरह दो एलिमेंट्स की एडिशन के साथ अगर कोई एक तीसरा एलिमेंट जो है वो राइट हैंड साइड से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के बाद आपका आंसर जो है वो इसकी इक्वल आ रहा है कि एलिमेंट को अलग अलग जो है वो ब्रैकेट के जो दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दें और फिर आपका आंसर जो है दोनों साइड का आपस में इक्वली आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि सी जो है अब राइट हैंड साइड से जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी के साथ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ए जो है वो सी जो है वो ए के साथ भी कंबाइन कर रहा है और सी जो है बी के साथ भी जो है वो कंबाइन कर रहा है, तो सी क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और क्योंकि राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होने के बाद हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए हम कहेंगे इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जो है वो मैट्रिसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे और मैट्रिसेस जो है वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड से जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं मैट्रिसेस की एडिशन के साथ, इसलिए हम इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये वाला लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है।
और ये वाला क्या है आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर अगर आप किसी स्केलर के यहाँ पे स्केलर है, स्केलर मीन्स रियल नंबर है या कोई कम्प्लेक्स नंबर है, अगर आप दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, फिर उसके साथ कुछ स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसकी इक्वल है कि आप क्या करें, पहले के को जो है वो मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसका जो आंसर आएगा इसको मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। के को जब आप मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, के आपके पास स्केलर या नंबर है, किसी नंबर को जब हम किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में एक मैट्रिक्स ही मिलता है आंसर में। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा इसको फिर मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसका आंसर जो है वो इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो के है इसको ए के साथ मल्टीप्लाई करने की बजाय पहले आप जो है बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा ए को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से जो है वो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये आपका तीनों ही तरह की कैलकुलेशन का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। जब आपके पास जो है ये के जो है यहाँ पे कोई नंबर रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो रहा हो और ए बी और दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं कि स्केलर को जब हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमारे पास किसकी इक्वल आएगा कि पहले स्केलर को ए के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा उसको बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तभी हमारा आंसर जो है वो इक्वल आएगा, दोनों का आंसर आपस में इक्वल आएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि स्केलर को बी के साथ मल्टीप्लाई करके ए को जो है वो इसके बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तभी हमारा आंसर जो है वो ओवरऑल जो है वो सेम ही आएगा। तो ये भी रिजल्ट आप लोगों ने जो है वो तीसरा रिजल्ट जो है वो याद करना है मैट्रिसेस के केस में, और प्रूफ जो है इसका आप लोगों ने स्किप कर देना है, ये आपके कोर्स से रिलेटेड जो है प्रूफ नहीं है। जो स्टेटमेंट याद करनी है और स्टेटमेंट को जो आप लोगों ने जो है समझना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की, कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किस तरह रहते हैं। तो इसका तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जब भी आपके पास कोई एक मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, कोई ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे ट्रांसपोज के केस में कंडीशन नहीं होती, कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो उसके ट्रांसपोज को हम जो है वो इस नोटेशन से डिनोट करती हैं, ए के ऊपर जो है वो टी लिख देते हैं, या समटाइम्स बुक में जो है वो ए के ऊपर जो है वो स्मॉल टी भी इस तरह लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, ए का ट्रांसपोज लेने लगे हैं। जब भी कोई मैट्रिक्स आपको गिवन दिया गया होगा, लेट्स से कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए और उसका ऑर्डर किया है एम क्रॉस एन, अब अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया गया जिसको ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो आपसे कहा जाए कि उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करें। ट्रांसपोज आपको कैसे मिलेगा, बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। आप क्या करें, मैट्रिक्स ए की रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। तो आपको जो रिजल्ट में नया मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स ए का, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए का जो है वो ट्रांसपोज होगा, ठीक है। इंटरचेंज कैसे करते हैं उसकी एक एग्जांपल मैं आपको जल्दी से यहाँ पे करवाता हूँ। इंटरचेंज करना वैसे आप लोगों को आता ही होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक मैट्रिक्स बी है, तो रोज और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब ये है कि अगर मैट्रिक्स ए में जो कॉलम लिखी हुए हैं उनको रोज बना दें, और या फिर जो रोज लिखी हुई हैं उनको कॉलम बना दें, तो आपको रिजल्ट में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स बी का जो है वो ट्रांसपोज होगा। तो मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके जो कॉलम लिखे हैं उसको मैं रोज में इंटरचेंज कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो ये कॉलम 1 1 2 है, इसको मैं रो में लिख देता हूँ 1 1 2। ये दूसरा कलम जो है वो 2 1 2 है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 1 2। और ये तीसरा कलम क्या है 3 - 1 2, इसको मैं लिख देता हूँ 3 - 1 2। तो देख सकते हैं मैंने क्या कर दिया, रोज को कॉलम में जो है वो इंटरचेंज कर दिया है। अब ये रिजल्ट में मुझे जो नया मैट्रिक्स मिला है ये क्या है, मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज है। अगर ऑर्डर की बात की जाए तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास जो है वो एम क्रॉस एन है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपके पास एम क्रॉस एन है, तो जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर जो है इसका उल्ट हो जाएगा, वो एन क्रॉस एम होगा। वो क्यों हो जाएगा कि पहले मैट्रिक्स में एम रोज और एन कॉलम्स थी, जब हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो जो एन होगा वो ट्रांसपोज की रोज बन जाएंगी, और जो एम होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज के कॉलम्स बन जाएंगे। तो आपको जी आपकी जो रोज और कॉलम जिस तरह इंटरचेंज हो जाएंगी, इन जनरल आपको जो है वो एम क्रॉस एन ऑर्डर के मैट्रिक्स के केस में जो ट्रांसपोज मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, वो एन क्रॉस एम होगा। जैसा कि एक मजीद एग्जाम्पल यहाँ पे आपको करवाता हूँ। ये एक मैट्रिक्स बी है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर आपके पास है 3 × 2, ठीक है। अगर हम इसका जो है वो ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसफर लेने के बाद हमें देखते हैं कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलता है, 6 0 2 - 2। पहली रो कॉलम को जो है वो रो में लिख दिया है, दूसरे कॉलम को भी रो में लिख देते हैं 1 4 3। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर आपके पास यहाँ पे है 2 रोज और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर आपके पास जो 2 × 3 है, ठीक है। अब देखिए उल्ट हो गया है, ओरिजिनल मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 × 2 है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो गया है, वो 2 × 3 हो गया है। तो ये रोज और कॉलम इंटरचेंज होने की वजह से ट्रांसपोज में ऑर्डर भी जो है वो भी क्या हो जाएगा, कहने के रिवर्स हो जाएगा या उल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह इन जनरल अगर ए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर जो है वो एन क्रॉस एम हो जाएगा। ये है किसी मैट्रिक्स का जो है वो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने का वे।
उसके बाद नेक्स्ट एक थ्योरम है 3.17, इसमें भी जो है मैट्रिक्स रिलेटेड जो है कुछ प्रॉपर्टीज जो डिस्कस की हुई हैं। वो ये कह रही हैं कि जब भी दो मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हों या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ट्रांसपोज आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या कर सकती हैं, आप मैट्रिक्स ए का अलग से ट्रांसपोज कर लें और प्लस या माइनस जो भी हो रहे हैं वो लिखने के बाद मैट्रिक्स बी का जो है वो अलग से ट्रांसपोज करके इनको आपस में जो है प्लस और माइनस कर दें, तो आपकी दोनों साइड का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, मीन्स के आप पहले क्या करें, आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करें, ए और बी को ऐड करेंगे तो आपको कोई नया मैट्रिक्स मिलेगा, नया मैट्रिक्स मिलेगा आप उसका ट्रांसपोज ले लें, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ए का जो है वो अलग से ट्रांसपोज लें, बी का जो है वो अलग से ट्रांसपोज लें और इन दोनों को आपस में ऐड कर दें, तो दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, दोनों साइड का आंसर आपके पास इक्वल ही आएगा। ये मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ट्रांसपोज रिलेटेड जो है वो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे डिस्कस की हुई है। उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ पे ये बताया हुआ है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का दो पार्ट ट्रांसपोज लेते हैं तो आपको जो है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही वापस मिल जाएगा। अगर आप एक मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो आपको कोई जो है डिफरेंट मैट्रिक्स मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी डिफरेंट मैट्रिक्स का जो है वो अगेन ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वापस फिर से जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। ऐसा क्यों होता है, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए होता है उसके रोज ट्रांसपोज की जो है वो कॉलम्स बन जाती हैं, लेकिन जब आप इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का दोबारा फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो इसके जो कॉलम हो गए ओरिजिनल मैट्रिक्स ए की जो है दोबारा फिर से जो वाली जो रोज होती हैं वो उसमें चेंज हो जाती हैं, यानी कि आपको जो है वो दोबारा फिर से जो है वो मैट्रिक्स ए ही मिल जाता है। आप चाहे तो इसको जो है एग्जाम्पल के थ्रू भी जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक साल की थी बी के ट्रांसपोज के केस में, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स आपके पास जो है बी था, इसका जब हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया था तो इसके ट्रांसपोज का आंसर हमें मिला था, पहले कॉलम जो है वो उसको रो में लिख देंगे 6 0 और -2, दूसरा कॉलम जो है उसको भी रो में लिख देंगे 1 4 और 3, ये हमें मिल गया बी का ट्रांसपोज और वो ये वाला मैट्रिक्स मिला है। अगर हम क्या करें, इस बी के ट्रांसपोज का जो है वो अगेन ट्रांसपोज लें तो ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये वाला हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अब इसकी भी रोज हैं कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो इसका पहला कॉलम क्या है 6 1, उसको मैं रो में लिख देता हूँ। इसका दूसरा कॉलम क्या है 0 4, इसको भी मैं रो में लिख देता हूँ। इसका तीसरा कॉलम क्या है -2 और 3, इसको भी मैं रो में लिख देता हूँ। तो दो बार ट्रांसपोज लेने से क्या होगा कि आपको वापस जो है वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स जिसका आप लोगों ने दो बार ट्रांसपोज लिया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बी का दो बार ट्रांसफर लेने के बाद हमें जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स जो है बी वापस फिर से जो है वो मिल गया है। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स है अगर आप उसका जो है वो दो बार ट्रांसफर लेंगे तो दो बार ट्रांसफर लेने के बाद आपको जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स ए जो है वो मिल जाएगा। उसके अलावा थर्ड प्रॉपर्टी ये है, अगर आप किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कोई ना कोई जो है मैट्रिक्स मिलेगा, और जब आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसफर लेंगे तो आपको कोई ना कोई यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर मिलेगा आपका आंसर क्या होगा कि आप जस्ट क्या करें, ए का ही ट्रांसपोज ले मैट्रिक्स ए का, वो जो ट्रांसपोज होगा उसके साथ सिर्फ के को मल्टीप्लाई कर दें, स्केलों को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों साइड का आंसर जो है वो इक्वल ही आएगा। ठीक है, दोबारा फिर से इसको जरा बता दूं, आप क्या कर सकते हैं, आप पहले ए का कोई मैट्रिक्स ए है आप उसका ट्रांसपोज लें, जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपको कोई ना कोई एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, उस मैट्रिक्स के साथ जो है वो के को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको अगेन जो है कोई ना कोई एक मैट्रिक्स जो है वो मिल जाएगा आंसर में। ठीक है, ये वाला आंसर निकाल दिया। आप फिर आप क्या करें, मैट्रिक्स ए को जो है वो पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, फिर आप क्या करें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो यहाँ भी आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा। ये जो डिफरेंट तरीके से आप लोगों ने ये दो मैट्रिक्स आपस में फाइंड किए हैं, एक मैट्रिक्स ये वाला और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स फाइंड किए हैं, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये वाली बात जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 3 में जो है वो कर रही हैं कि चाहे आप पहले स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज लें, या फिर आप क्या करें पहले ए का ट्रांसपोज ले लें और फिर जो है वो स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। और के यहाँ बताया हुआ है फील्ड, और फील्ड का मैंने आपको बताया है, फील्ड में आप लोगों ने एफ को यूज नहीं करना, आपने ये समझना है कि फील्ड की जगह यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है। तो के कोई भी आपके पास रियल नंबर या कम्प्लेक्स नंबर हो, ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। उसके अलावा लास्ट प्रॉपर्टी, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज और मैट्रिसेस से रिलेटेड, वो ये है कि जब दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलता है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसकी इक्वल होगा, वो इज इक्वल टू होगा ये जो बाद वाला मैट्रिक्स है बी, इसका ट्रांसपोज जो है वो पहले आएगा, और जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज जो है वो बाद में आएगा। फिर ही ये दोनों साइड जो है आपस में इक्वल होंगी, अदरवाइज दो साइड जो आपस में इक्वल नहीं होंगी। अदरवाइज मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि आप लोगों ने ये नहीं लिखना
कि जिस तरह एडिशन में था कि ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज आ रहा था, तो पहले जो ए था पहले ए का ट्रांसपोज लिख लिया, फिर बाद में बी था तो फिर बी का ट्रांसपोज लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। अगर ए और बी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका ट्रांसपोज आ रहा है, तो उनका ट्रांसपोज आप लोगों ने ये लिखना कि इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। पहले ए आ रहा है तो ए का ट्रांसपोज, और फिर बी आ रहा है तो फिर बी का ट्रांसपोज। आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखना, याद रखना। मैंने आपको पहले बताया मल्टीप्लिकेशन के केस में जो है वो साइड्स जो हैं वो उनका आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। तो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो उसका आंसर जो है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इसके इक्वल जो है वो नहीं आता। बल्कि किसके इक्वल आता है, कि जो बाद वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका ट्रांसपोज जो है पहले आता है, और जो पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका ट्रांसपोज जो है वो बाद में आता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम जो है वो जनरली भी जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आपके पास एक से दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, एक मैट्रिक्स डी है, ये सारे आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर इनकी मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों ने ट्रांसपोज लिखना है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं लिखना कि पहले ए तो पहले ए का ट्रांसपोज लिख लें, फिर बी है तो बी का ट्रांसपोज, फिर सी एंड डी। आप लोगों ने क्या करना है, रिवर्स चलना है ट्रांसपोज के केस में। एंड पे क्या है, डी है तो पहले आएगा आपके पास डी का ट्रांसपोज, फिर जो है वो सेकेंड ला जो है सी है तो फिर आएगा सी का ट्रांसपोज, फिर जो है सेकंड जो है बी है फिर आएगा बी का ट्रांसपोज, और फर्स्ट में क्या है ए तो फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे ए का ट्रांसपोज। इस तरह आप लोगों ने जो है वो उल्ट साइड पे जो है चलना है, फिर ये आपकी जो दोनों साइड जो है उनका आंसर जो है वो आपस में इक्वल आएगा। अदरवाइज दोनों साइड का आंसर जो है वो आपस में इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो दो के लिए जो है वो प्रॉपर्टी ये ज़्यादा जरूरी है, दो से ज़्यादा के लिए भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जिस जैसे मैंने अभी आपको जो है बताई है। दो के ज़्यादा केस में भी आप लोगों ने जो है वो रिवर्स साइड में जो है इस तरह मैट्रिसेस को जो है लिखते हुए ट्रांसपोज लिखना है, फिर आपका आंसर जो है इक्वल आएगा। अदरवाइज आपका आंसर जो है वो इक्वल नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनका प्रूफ भी लिखा हुआ है, तो प्रूफ हम लोगों ने जो है वो फिलहाल इनका जो है स्किप कर देना, ये आप लोगों का कोर्स रिलेटेड नहीं है। तो अभी के लेक्चर के लिए फिर इतना ही काफ़ी है, फिर बाकी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।